ओके, सो आज हम और एक प्रॉब्लम भी डिस्कस करने वाले हैं। ये भी आरसी सर्किट का ही प्रॉब्लम है और काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है जेई के पर्सपेक्टिव से। सो प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर एक सर्किट गिवन हुआ है। ये बैटरी का वोल्टेज 18 किलो वोल्ट गिवन है, कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड गिवन है और 3 रेजिस्टेंस गिवन है 463 मेगा ओम करके। और आपको यहाँ पर बहुत सारे चीज़ कैलकुलेट करना है। पहला कि ईच रजिस्टर से कितना करंट जाएगा एट टी इजिकल टू जीरो एंड टी इजिकल टू इनफाइनाइट। एंड मेनली आपको V2 जो R2 का एक प्लस पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका ग्राफ आपको प्लॉट करना है। मतलब उसका V2 टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा ये इक्वेशन आपको निकालना है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है IIT जेई के लिए, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा प्रॉब्लम। और नेट गेट में सर्किट एनालिसिस से ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बट फिर भी सर्किट का क्वेश्चन, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट, ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ठीक है, हम अब प्रॉब्लम शुरू करते हैं। ये वाला प्रॉब्लम भी स्टार्ट करते हैं। तो पहले सर्किट को थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। E इज इक्वल टू 18 किलो वोल्ट। यहाँ पर कुछ R1 था, यहाँ पर कुछ R2 था और यहाँ पर कुछ R3 था और एक कैपेसिटर भी गिवन था C इज इक्वल टू 10 माइक्रो फैराड। ओके, सो मैं एक बार रेजिस्टेंस का वैल्यू फिर से चेक कर लेता हूँ। 4 6 एंड 3। ओके, सो 4 6 एंड 3, so it is 4, it is 6 and it is 3। ओके, तो पहले t इज इक्वल टू जीरो का पूरा काम करते हैं और समझते हैं कि t इज इक्वल टू जीरो पे क्या होगा। ठीक है, तो t इज इक्वल टू जीरो पे मैंने आपको क्या बोला था, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बोला था, जो कैपेसिटर होगा ना इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, क्यों काम नहीं है? क्योंकि t इज इक्वल टू जीरो में इसका इसके अक्रॉस कोई चार्ज नहीं है। अगर इसके अक्रॉस कोई चार्ज नहीं है तो ये मतलब इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज भी नहीं है, तो यहाँ पर करंट फ्रीली फ्लो हो पाएगा। कोई हिंड्रेंस, कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगा ये कैपेसिटर। तो t इज इक्वल टू जीरो में कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, जीरो रेजिस्टेंस। ये मैंने आपको और भी वीडियो में बोला था, बट ठीक है। बट टी इज इक्वल टू जीरो में कैपेसिटर कोई भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता, जीरो होता है। तो यहाँ पर अब मान लीजिए कि कैपेसिटर है ही नहीं। ठीक है, तो अब ऐसा कह सकते हो कि टी इज इक्वल टू जीरो में मान लो कि ये शॉर्ट हो गया है। अब ऐसे लिख सकते हो, तो मान लो कि यहाँ पर कोई कैपेसिटर है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप लाइन को ऐसे जोड़ दो, कैपेसिटर का कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। तो आप ये एक सिंपल सर्किट है जो कि रेजिस्टेंस और मतलब बैटरी से बना हुआ है। आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। पहले आप टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 एंड R3 आपका पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, तो R2 R3 बाई R2 प्लस R3। ओके, सो R1 है 6 और यहाँ पर आप 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9, सो टोटल आपका 6 आ जाएगा। तो I1 जो होगा, मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो कितना होगा, I1 इज इक्वल टू E बाई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो 18 किलो वोल्ट डिवाइडेड बाई 6 मेगा ओम। ठीक है, तो 3 मिली एम्पेयर होगा। मैं आप यूनिट के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि सारे यूनिट आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैग्नीट्यूड 3 होगा। ठीक है, 3 आप मिली एम्पेयर होगा क्योंकि ये 10 टू द पावर 3 है और यहाँ पर मेगा मतलब 10 टू द पावर 6 है, तो ये 3 मिली एम्पेयर होगा। तो I1 आपका 3 मिली एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो I2 क्या होगा, करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। I2 मतलब R2 के अक्रॉस जो करंट होगा वो 3 इंटू R3 का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। और ये आप कैसे पता लगा सकते हैं, देखिए 6 और 3 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, R2 बड़ा है। तो R2 बड़ा है मतलब इसके अंदर करंट कम होगा, पक्का कम होगा। अभी I1 जो करंट है यही तो I2 और I3 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग I1 जो है वही I2 एंड I3 में डिवाइड होगा। तो R2 ज़्यादा है तो I2 कम होगा। तो I2 को कब कम करना है तो यहाँ पर आप R3 लिखना होगा क्योंकि R3 छोटा है। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ लेना क्योंकि आपको डिनोमिनेटर याद रखेगा।
याद आ जाएगा आपको कि यहाँ पर R2 + R3 था। पर यहाँ पर R2 होगा या फिर R3 होगा, वो आप एनालॉजी से पता लगा सकते हैं। क्योंकि 6 बड़ा है तो I2 छोटा होगा, और I2 को छोटा बनाना है तो यहाँ पर जो छोटा चीज़ है वो मल्टीप्लाई करो, R3 छोटा है तो R3 मल्टीप्लाई करो। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 9/9 = 1 मिली एम्पियर होगा। और I3 मैं आप कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप I1 - I2 कर सकते हो, दैट इज 2 मिली एम्पियर। तो ये t इज इक्वल टू 0 में पूरा केस आपको समझ आ गया है। अब आता है t इज इक्वल टू इन्फिनिटी का केस, ठीक है। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी में क्या होगा? t इज इक्वल टू इन्फिनिटी में मैंने आपको बोला था कि जो कैपेसिटर है फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, राइट। So it will provide infinite resistance, ठीक है। It will provide infinite resistance, ओके। तो ये आपका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो क्या होगा आप समझते हैं, यहाँ पर ये आपका 18 है किलो वोल्ट, 18 किलो वोल्ट है। यहाँ पर आपका 4 मेगा ओम गिवन है, यहाँ पर आपका 6 मेगा ओम गिवन है, और यहाँ पर आपका कुछ एक रेजिस्टेंस है R3, और एक कैपेसिटर है C, ठीक है। तो ये कैपेसिटर अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो होगा क्या? I3 क्या होगा? अगर यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो इस सर्किट से, इस ब्रांच से, ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। I3 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि कैपेसिटर आपका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आप ये ऐसे कह सकते हो कि मैं आपको इरेज करके अच्छे से दिखाता हूँ। तो आप ये मान सकते हो कि ये वाला सर्किट अब कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ पर एक कुछ है बट यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुछ तो है बट I3 जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एक चीज़ है, कैपेसिटर है यहाँ पर, जो कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो I3 0 हो जाएगा। तो अब सिंपली आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि I1 इज इक्वल टू I2, ये पर या सीरीज बन चुका है, क्योंकि करंट यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, और फिर यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा नहीं, तो I1 इज इक्वल टू I2 बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 6 + 4 इज इक्वल टू 1.8 मिली एम्पियर बन जाएगा, ठीक है। तो ये सेम ये पर बन जाएगा। तो यहाँ समझ आएगा। अब V2 की बात करें, V2 अब t इज इक्वल टू 0 पे क्या था? V2 at t is equal to 0 पे क्या था? That is I2 at t is equal to 0 into R2, that is equal to, ये आपका 1 था, 1 मिली एम्पेयर, इंटू ये आपका क्या था, 6 मेगा ओम था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 6 किलो वोल्ट हो जाएगा। और V2 at t is equal to इनफाइनाइट पे क्या होगा? That is equal to I2 at t is equal to infinite into R2, that is equal to 1.8 milliampere into 6 mega ohm, that is equal to 10.8 किलो, ठीक है। तो ये आपका V2 एट टी इज इक्वल टू 0, V2 एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट आपका मिल गया। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब ये पोटेंशियल V2 टाइम के साथ कैसे चेंज करेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ तो आप पक्का पता लगा सकते हैं, अगर आप t वर्सेस V2 पर ग्राफ ड्रॉ करें, तो यहाँ पर पहले शुरू में था 6 और बाद में यहाँ पर 10.8 हो गया, ठीक है। तो कुछ तो यहाँ पर इंक्रीज करेगा, ठीक है, कुछ ऐसे इंक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब 6 टू 10.8 जाएगा और फिर सैचुरेट कर जाएगा। तो ऐसा कुछ तो होगा, बट क्या होगा वो आपको पता लगाना होगा, ठीक है। तो और उसके लिए आपको टाइम कांस्टेंट, ये आपको फाइंड करना होगा। तो ये आप कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका टेक्निक भी मैं आपको बताता हूँ। इसको फाइंड करने के लिए आपको पहले ये मानना होगा कि बैटरी है ही नहीं। बैटरी को आपको शॉर्ट कर देना है, ठीक है। मतलब बैटरी यहाँ पर है ही नहीं, आप मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 6 मेगा ओम था, यहाँ पर 4 मेगा ओम था,
और यहाँ पर 3 मेगा ओम था और यहाँ पर कैपेसिटर C इज इक्वल टू 10 था, 10 माइक्रोफैराड था। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर बैटरी नहीं है मान लीजिए, ठीक है, और आपको इक्विवेलेंट आर निकालना है। ये आर जो है ना वो इक्विवेलेंट आर है, सर्किट का इक्विवेलेंट आर। तो इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट, मतलब यहाँ पर जब बैटरी था, अब बैटरी के अक्रॉस क्या करते थे, रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे। तो 6 और 3 पैरेलल में चला गया था और 4 उसके साथ सीरीज में था। वो यही सेम काम आपको कैपेसिटर के साथ करना है। आप कैपेसिटर को मान लीजिए कि कैपेसिटर एक बैटरी की तरह है और कैपेसिटर के अक्रॉस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो मान लीजिए ये एक बैटरी है, कैपेसिटर जो एक बैटरी है, कैपेसिटर से करंट निकल रहा है, तो कैपेसिटर से करंट ऐसे निकलेगा, फिर यहाँ पे दो डिवाइड हो जाएगा, फिर ये दो फिर से आके मिल जाएगा और यहाँ से मिलेगा और यहाँ पर चला जाएगा। तो कैपेसिटर के अक्रॉस अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने चले तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R3 प्लस R1 और R2 अब पैरेलल में है, ये 4 एंड 6 अब पैरेलल में है। अगर आप कैपेसिटर के अक्रॉस देख रहे हैं तो 4 एंड 6 पैरेलल में है, 3 उसके साथ सीरीज में है, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंट आर हो जाएगा, जब आप इक्विवेलेंट आर इन द सेंस टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए। तो 3 प्लस 24/10 इज इक्वल टू 5.4 मेगा ओम। सो टाउ क्या होगा, 5.4 इंटू 10⁻6, अब ओम मेगा ओम को हम ओम में लिख रहे हैं, इंटू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻6 फैराड, ठीक है। 10 माइक्रो फैराड है, माइक्रो को 10⁻⁻6 करके लिख रहे हैं। तो ये आपका हो गया 54 सेकेंड। तो टाउ आपका निकल के आ गया 54 सेकेंड, ठीक है। तो फाइनली अब आपको V2 बताना है। तो आप V2 एट t इज इक्वल टू 0 में क्या था, इट इज इक्वल टू 6 किलो वोल्ट। V2 एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या है, 10.8 किलो वोल्ट, और आपका टाइम कांस्टेंट जो है वो 54 सेकेंड है। अगर आप कोई क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है तो उसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, या फिर आप मतलब इंटीग्रेशन से निकाल भी सकते हैं, बट डायरेक्ट फॉर्मूला इज मोर हेल्पफुल। जो V2 एक फंक्शन ऑफ टाइम, वो कैसा होगा, V2 एट इनिशियल मतलब t इज इक्वल टू 0 पे, प्लस यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखिए V2 t इज इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस V2 t इज इक्वल टू 0, इस होल के साथ आप 1 माइनस e⁻t/τ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 10.8 माइनस 6 इंटू 1 माइनस e⁻t/54। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10.8 माइनस 4.8 इंटू e⁻t/54। और आप ये कैलकुलेशन चेक भी कर सकते हैं, आप t इजिकल टू 0 पुट कीजिए, t इजिकल टू 0 पुट करेंगे तो e⁻0 इजिकल टू 1 होगा। तो 10.8 माइनस 4.8 दैट इज इजिकल टू 6 वोल्ट, आपका 6 वोल्ट दे रहा है। और t इजिकल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा, तो आपका t इजिकल टू इनफाइनाइट पे 10.8 ये प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपका एक जनरल फार्मूला है, ये आप याद रखना, मतलब अच्छा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये फार्मूला, मतलब ये डायरेक्ट ऐसे लिखना अच्छा है क्योंकि आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था, इसका ग्राफ ये 6 से शुरू होगा और 10.8 पे जाके सैचुरेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये 6 से शुरू होगा, 10.8 पे सैचुरेट कर जाएगा, ऐसा कुछ इसका ग्राफ होगा, ठीक है। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू।